जी नमस्कार मित्रों, इकोनॉमी में कुछ नए शब्द समझते हैं क्योंकि ये करीब 1-2 दिन पहले के इंडियन एक्सप्रेस में एक ही कॉलम के अंदर बहुत सारे शब्द अचानक से आ गए। आप ये हेडलाइन पढ़िए, स्लोइंग नॉमिनल ग्रोथ, मेजर हेडविंड, फ्रंट लोडिंग कैपेक्स, एजिंग मॉनेटरी कंडीशन, क्रिटिकल फॉर रिवाइविंग इकोनॉमी, बोल के इन्होंने पूरी जो कहानी लिखी है। अभी कुछ नए विद्यार्थी हैं, इनको इतने सारे बारी-बारी इकोनॉमी शब्द देख के काफ़ी चक्कर आ गए होंगे। कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, बात में कुछ दम नहीं, अभी 10-15 मिनट में निपटाते हैं। कुल मिला के 4-5 शब्द जो समझने हैं, हेडविंड, टेलविंड, नॉमिनल ग्रोथ, फ्रंट लोडिंग ऑफ केपेक्स, ईजिंग ऑफ मॉनेटरी कंडीशंस। और ये सीरीज को मैं कहूँ इकोनॉमी के अनार, क्योंकि कुछ नाम होना चाहिए था कि थंबनेल बनाने में भी मजा रहे। सबसे पहले समझते हैं हेडविंड टेलविंड क्या। मान लीजिए अपने देश की इकोनॉमी का जहाज जा रहा है और सामने समंदर में कोई एक जिन आ जाए और इस जहाज के सामने फूंक मारना चालू करे, तो क्या होगा? जहाज की स्पीड कम हो जाएगी, तो उसे हम कहें हेडविंड्स हैं, अवरोध है। और सामने अगर कोई जिन ऐसा हो जो पीछे से फूंक मारे, तो क्या तेजी से जहाज जाएगा? तो वो सब टेलविंड्स हैं जो इकोनॉमी को मदद करते हैं। तो अभी आप लॉजिक से लगाओ, हेडविंड्स मतलब अवरोध क्या पैदा करेगा? अगर इकोनॉमी में ज़्यादा महंगाई बढ़ जाए, लोन काफ़ी महंगे हो जाए, टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगाए सरकार, तो फिर जनता शॉपिंग कम कर देगी। शॉपिंग कम करेगी तो फिर फैक्ट्रियाँ प्रोडक्शन कम करेगी, बेरोजगारी हो जाएगी, सब समस्या। तो ये सब क्या है? हेडविंड्स हैं, अवरोध पैदा करते हैं। अब यहाँ आप सोचिए कि जो महंगाई बढ़ती है, तो उससे लड़ने के लिए रिज़र्व बैंक का काम क्या है? वो लोन के ब्याज दर और ज़्यादा महंगे कर देगी, ताकि पब्लिक शॉपिंग कम करे और डिमांड थोड़ी कम हो जाए और वापस प्राइस नॉर्मल लेवल पे आए। तो रिज़र्व बैंक अपनी तरफ से ये जो खेल करती है, इसे हम करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति। उसके सामने सरकार अपनी तरफ से टैक्सेस, सब्सिडी, डेफिसिट, ये सब जो खेल करे उसे हम कहते हैं फिजल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, जिसके बारे में अभी बजट आएगा 1 तारीख को, तो हम और डिटेल में पढ़ेंगे। अब अगर हम चाहते हैं कि इकोनॉमी आगे बढ़े, तो लोन सस्ते होने चाहिए ताकि पब्लिक दे दनादन शॉपिंग करे, प्रोडक्शन बढ़े। तो जब हम कहते हैं कि लोन सस्ते करो और उसके लिए रिजर्व बैंक अपने जो हथियार होते हैं जैसे रेपो रेट, सीआरआर, ये सब में सुधार करे, तो क्योंकि रिजर्व बैंक जो करता है उसे हमने कहा मॉनेटरी पॉलिसी। तो जब कोई कॉलमनिस्ट ये लिखे कि वी नीड टू एज द मॉनेटरी कंडीशन, तो असल में वो ये सारी बातें कर रहे हैं। और ये सारी बातें करेंगे तो जो हेडविंड है, अवरोध पैदा हो रहे हैं, वो थोड़े कम हो जाए। आप देखिए हेडविंड, अवरोध जो पैदा हो रहे हैं, कि एक तो टैक्स गाड़ियों पे ज़्यादा लगता है, 28% जीएसटी, महंगाई भी बढ़ गई तो गाड़ियों के भी दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और रिजर्व बैंक की तरफ से लोन भी काफ़ी महंगे किए हैं। तो आप देखो ये दिसंबर का डेटा, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, लगभग हर एक के अंदर जो सेल्स है उसमें काफ़ी गिरावट आई है, सिवाय के ट्रैक्टर के सेल थोड़े बढ़े हैं। तो यहाँ पर द हिंदू ने एक अलग कॉलम लिखा था, उन्होंने भी यही हेडविंड शब्द उपयोग किया था। अब नीचे पढ़ो, ड्यू टू मल्टीपल हेडविंड्स लाइक हीट वेव्स, इलेक्शन एंड अनइवन मानसून, ऑटोमोबाइल सेक्टर इज विटनेसिंग अ स्लो डाउन। अब इधर अवरोध, आप हीट वेव कैसे कि आप जो समर टाइम याद करो पिछले साल का, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, कुछ लोग शॉपिंग और वो गाड़ी के शोरूम तक नहीं जाएंगे, ऐसा सोच के कुछ लोग बोल रहे थे कि गाड़ियों की सेल कम हुई है। इलेक्शन कैसे? क्योंकि इलेक्शन आते हैं तो सरकार भी अपने बजट, आप याद करो, इलेक्शन से पहले आता है इंटरिम बजट। इंटरिम बजट में सरकार बहुत ज़्यादा घोषणाएं नहीं करती है, टैक्स में ये चेंज करेंगे, आपको ये छूट देंगे। तो इस कारण से भी कुछ लोग फिर सोच रहे हैं नया हमें, खासकर जो बिजनेसमैन है वो ऐसे सोचे कि हमें ये जो पैसेंजर व्हीकल जैसे रिक्शा या बस खरीदनी है, कमर्शियल व्हीकल जैसे ट्रक खरीदना है, अगर नए बजट में सरकार कुछ टैक्स में छूट देती हमें, तो हम सोचते। बट बिकॉज ऑफ इलेक्शन सरकार इंटरिम बजट में ज़्यादा अनाउंसमेंट कर नहीं सकती, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें कंबाइन होती हैं और सेक्टर को स्लो डाउन करती है। सो दीज आर ऑल्सो हेडविंड्स। हाँ, तो हेडविंड्स में और क्या क्या बोल सकते हैं? ग्लोबल स्लो डाउन आप समझते हैं, जियो पॉलिटिकल इश्यूज, चाहे इसराइल देख लो, रशिया यूक्रेन देख लो। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते भारत के अंदर फर्टिलाइजर का इंपोर्ट महंगा हो जाए और हमें और समस्या होती है। एजिंग पॉपुलेशन, बुजुर्ग आबादी अगर किसी देश में बढ़ जाए जैसे जापान, तो नए लोग प्रोडक्शन करने वाले कम होंगे, तो अवरोध पैदा होता है। अल नीनो नाम की एक जोग्राफिकल फिनोमिना है, उसके चलते भारत में बारिश कम आती है, वो भी एक समस्या है। क्लाइमेट चेंज भी आप समझते हैं। नाउ ऑन द ऑपोजिट साइड, व्हाट आर टेलविंड्स? मतलब जिससे इकोनॉमी को मदद मिले, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा पैसा आ जाए, यंग डेमोग्राफी, नौजवान लोग हो, ज़्यादा काम करके प्रोडक्शन बढ़ाए, अच्छा मानसून हो, महंगाई काबू में रहे, सरकार स्टेबल हो, ये सब मदद करता है। तो फर्स्ट हेडविंड टेलविंड हमने समझ लिया। चौथा शब्द था ईजिंग ऑफ द मॉनिटरी कंडीशन, यानी आरबीआई को लोन सस्ते करने चाहिए, वो हमने समझ लिया। अब दो शब्द बचते हैं, नॉमिनल ग्रोथ एंड फ्रंट लोडिंग ऑफ केपेक्स।
देखिए, नॉमिनल ग्रोथ से पहले हमें समझना पड़ेगा जीडीपी क्या है। जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। मतलब किसी एक देश में एक साल के अंदर कितनी नई गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, उत्पादन हुआ, उसका टोटल वैल्यू निकालो तो बोलते हैं जीडीपी। अब जीडीपी के नाम पर 2023 में आप देखो करीब 295 लाख करोड़ रुपीस का उत्पादन हुआ और 2024 में 324 लाख करोड़ रुपीस का उत्पादन हुआ। तो 2023 के सामने 2024 में कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ? 9% ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। इसे हम कहते हैं नॉमिनल ग्रोथ रेट। अब यहाँ पर एक तकलीफ है। मान लीजिए 2023 में 1 किलो अनियन उत्पादन हुआ था, 2024 में भी 1 किलो अनियन उत्पादन हुआ था। तो वजन के हुई हिसाब से तो जीडीपी बढ़ा नहीं। लेकिन मान लीजिए 2023 में ऑनियन का प्राइस हो 20 रुपये, 24 में हो जाए 60 रुपये, क्योंकि मान लो बारिश कम आई हो, शॉर्टेज हो गई हो, तो भाव बढ़ जाएगा। तो अब आप कहें जीडीपी क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। तो इधर तो आप कहेंगे कि अब 2024 में अपना जीडीपी 60 रुपी है और 2023 में 20 है। तो मतलब ग्रोथ रेट कितना है? 20 के सामने 60 कितना बड़ा है? 200%। तो मतलब देश की इकोनॉमी 200% जीडीपी ग्रोथ ला रही है। तो अब है कि ये तो बात जम नहीं रही है। तो ये जो नॉमिनल जीडीपी है, इट डज़ नॉट शो अस द करेक्ट पिक्चर। तो सॉल्यूशन क्या है? हमने ये जो महंगाई की असर है उसे हटाना होगा। तो 2011 में प्याज के क्या दाम थे, उस हिसाब से बाकी के वर्षों में प्याज के उस दाम पर कितना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा है, ऐसा हम एडजस्ट करते हैं। तो जब आप एडजस्ट करेंगे तो पता चले कि जैसे हम 2024 में, अभी मैंने क्या बोला, 324 लाख करोड़ का प्रोडक्शन, उसकी जगह वो कि मान लो 184 लाख करोड़ का ही है आफ्टर यू एडजस्ट द इन्फ्लेशन। अब आप ये जो येलो कलर के हैं उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज़ रियल जीडीपी। रियल जीडीपी एट द कांस्टेंट मार्केट प्राइस ऑफ 2011, उससे एडजस्ट करके हमने बनाया। बस अभी ऐसे रियल जीडीपी नंबर लाओ और फिर पता करो कि साल दर साल उत्पादन में कितनी वृद्धि हो रही है, उसे हम कहते हैं ग्रोथ रेट या आर्थिक वृद्धि। तो अब जैसे 2022 में 160 लाख करोड़ था, 23 में 173 हुआ, तो ये कितना 8.2% बढ़ा है, ग्रोथ रेट हुआ है। अभी 2023 के मुकाबले 24 में क्या 184 लाख करोड़ प्रोडक्शन हुआ। तो ईयर ऑन ईयर हम गिनते हैं पिछले साल के मुकाबले इस साल। तो अभी आप देखो 2023 के सामने 2024 में ग्रोथ तो हुआ, अपन वो कितना है 6.2%। अब गौर कीजिए, आंकड़ा तो बढ़ रहा है 160, 173, 184, मतलब साल दर साल प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, इवन आफ्टर एडजस्टिंग विथ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बढ़िया है। लेकिन जो उसके बढ़ने की स्पीड है यानी परसेंटेज है, उसकी गति धीमी हो रही है। कि पहले वो 8.2% था बराबर, अभी घट के हो रहा है 6.2%। तो ये भी एक हेडविंड है, क्योंकि इसके चलते नेगेटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट होते कि मतलब साल दर साल जैसे जैसे ये बढ़ रहा था, लोगों को जॉब्स मिल रहे थे, वो कुछ शॉपिंग करते थे और लोगों को जॉब्स मिल रहे थे, वो सारी जो चीज़ ऊपर ऊपर जाती थी उसकी जगह क्या उसमें भी वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो हेडविंड टेलविंड देखा, स्लो डाउन इन ग्रोथ देखा। फ्रंट लोडिंग ऑफ केपेक्स क्या है ये समझते हैं। देखिए, केपेक्स का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत खर्च। मतलब सरकार द्वारा ये हाईवे, हॉस्पिटल, मशीनरी, रोड्स ये सब बनाया जाए, जो कि एक साल से ज़्यादा के समय के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, उसकी मदद से कुछ और प्रोडक्शन करेंगे, ऐसी चीज़ें। अब सरकार द्वारा अगर ऐसा कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है, जैसे हाईवे बनाए जाए, तो उसके कारण नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म बढ़ेगा, तो वहाँ पर नए नए होटल बनेंगे। होटल बनेंगे, वहाँ पर बेडशीट और कर्टेन लगाने होंगे, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काम मिलेगा और वहाँ पर और मज़दूरों को काम मिले, वो जाके फिर उनको जॉब मिला है, वो कुछ शॉपिंग करेंगे। तो हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, इससे मल्टीप्लायर इफेक्ट होती है कि उधर 100 रुपये डाले तो कुल मिलाकर अपने देश का उत्पादन 150 रुपये मान लो बढ़ गया। लेकिन सरकार धीरे धीरे अब इस पे पहले जितना खर्च कर नहीं रही है, ये भी एक समस्या हो सकती। अब इसमें इन्होंने शब्द प्रयोग किया है, फ्रंट लोडिंग ऑफ केपेक्स इज रिक्वायर्ड। मतलब क्या? कोई भी एक वर्ष होता है, उसमें कितने 12 महीने हैं, तो मैं उसको 4 हिस्सों में बांट दूँ तो 3-3 महीने होंगे, उसे हम कहते हैं क्वार्टर्स, तिमाही। अप्रैल से जून होगा, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, फिर जनवरी से मार्च। तो अब जो नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो, तब से लेके सरकार ने सोचा हो कि हर एक क्वार्टर में मान लो 25-25-25-25 100 रुपये हम खर्च करेंगे हाईवे, हॉस्पिटल बनाने में। तो ये क्या हुआ? केपेक्स का इवन डिस्ट्रीब्यूशन, समान वितरण। अब ये जो कॉलमनिस्ट है वो सजेस्ट क्या करे, ऐसा मत करो, आप शुरू में ही ज़्यादा पैसा खर्च कर दो कि अप्रैल से जून वाला क्वार्टर, मतलब अब जो नया बजट आए उसके बाद जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, उस फाइनेंशियल ईयर में मान लो 100 रुपये ही खर्च करने हैं, तो पहले ही क्वार्टर में अप्रैल से जून में 50 खर्च कर दो, फिर बाकी में 20 रुपये 20 रुपये 10 रुपये करके चलाओ। पर शुरू में आप ज़्यादा पैसा बहा दोगे
तो उसकी मदद से और जल्दी जल्दी ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है उसमें मदद मिलेगी। जितना जल्दी हाईवे बना उतना जल्दी टूरिज्म प्रमोट होगा, उतना जल्दी और जॉब्स क्रिएट होंगे वगैरह। तो अगर ऐसा किया जाए, फ्रंट लोडिंग यानी शुरुआत में ज़्यादा दे दो या अग्रभार कर दो, इवनली डिस्ट्रीब्यूट मत करो 25 25 25 25, 50 20 20 10 ऐसा कुछ करो, तो इसको हम कहते हैं फ्रंट लोडिंग, कि शुरू में आप बड़ा सा इंस्टॉलमेंट दे दो। बस तो चारों शब्द हमने समझ लिए, हेडविन टेलविन वगैरह वगैरह। अब फिर से ये कॉलम पढ़ो, अब तो कोई दम है ही नहीं बात में। स्लोइंग ऑफ नॉमिनल ग्रोथ रेट इज़ अ मेजर हेडविन, क्योंकि उसके चलते पूरा प्रोडक्शन डाउन हो रहा है तो और जॉब्स डाउन हो रहे हैं वगैरह, तकलीफ है। फ्रंट लोडिंग ऑफ द केपेक्स रिक्वायर्ड मैंने आपको बताया। ईजिंग ऑफ द मॉनेटरी कंडीशंस रिक्वायर्ड, मतलब लोन सस्ते किए जाएं आरबीआई द्वारा, दैट इज़ रिक्वायर्ड एंड इट इज़ क्रिटिकल फॉर रिवाइविंग इकोनॉमी। तो कहाँ दम है इस कॉलम के अंदर? अब ये अर्थतंत्र का जहाज था, उसमें हेडविंड और टेलविंड हमने देखा कि एक अवरोध करता है, दूसरा मदद करता है। तो अपने यूपीएससी के जहाज में भी अगर हम सोचे हेडविंड क्या है, देखिए 2024 की प्रीलिम पेपर काफ़ी आसान था। लगभग 40-50% तो रूटीन प्रिपरेशन सोर्सेज, मतलब ये एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये सबसे पूछा गया था। तो अगर हम उम्मीद रखें कि अगले वर्ष का, मतलब 2025 का प्रीलिम का पेपर भी ऐसा आसान रहे, तो वो हमारे लिए एक प्रकार से हो जाएगा टेल विंड, मदद करेगा, पीछे से धक्का मिल जाएगा। दूसरा अच्छा डेवलपमेंट मैं देखता हूँ कि स्टेट सर्विस एग्ज़ाम के अंदर भी उसका सिलेबस और पेपर ट्रेंड कुछ राज्यों के अंदर यूपीएससी के बराबर हो रहा है। कुछ दिनों पहले आप याद करो, मैंने वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का सब आंसर की इकोनॉमी वाला वीडियो बनाया था। तो दैट इज़ ऑल्सो हेड, मतलब टेल विंड, मतलब पीछे से मदद कर रहा है। मान लो यूपीएससी प्रीलिम नहीं क्लियर हो तो इधर अपना नंबर लग जाए। तीसरा ऐसा टेल विंड मदद करने वाला जो है, कुछ स्टेट सर्विस कमीशंस ने अपना मेंस एग्जाम का कैलेंडर यूपीएससी के मेंस के साथ अलाइन किया। वो ऐसा कि जैसे गुजरात लोक सेवा आयोग ने यह तय किया कि यूपीएससी प्रीलिम्स है मई महीने में, तो ये लोग उससे पहले अपना प्रीलिम ले लेंगे, और यूपीएससी मेंस है अगस्त महीने में, तो ये लोग, मतलब गुजरात लोक सेवा आयोग, एक महीने बाद सितंबर में अपना एग्ज़ाम लेंगे। ताकि क्या, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, वही बच्चे अगर जीपीएससी भी दे रहे हैं तो उनको थोड़ी राहत मिले। पहले यूपीएससी की पढ़ाई ख़त्म करके मेंस उसका लिख दो, ऑप्शनल की उसमें तैयारी कर दो, फिर जीपीएससी बाद में देना, क्योंकि जीपीएससी के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरे ख्याल से उन्होंने बंद कर दिए। तो मेंस कैलेंडर वो अलाइन कर रहे हैं ताकि यूपीएससी, जीपीएससी और बाकी सेवाएं आप दे सकें। तो दीज आर ऑल टेल विंड्स जो आपकी मदद कर रहे हैं। तो फिर हेडविंड्स क्या है? हेडविंड्स अपने पास अवरोध क्या है? इस बार प्रीलिम्स मई महीने में है और मेंस नॉर्मली जो सितंबर में होता था उसकी जगह अगस्त में है। तो समय प्रीलिम्स और मेंस के बीच कम है। तो जिन लोगों का ज़्यादातर सिलेबस मेंस का ख़त्म नहीं हुआ तो फिर उनको काफ़ी तकलीफ होगी। सेकंड, अगर सीसेट का पेपर 2024 जैसा ही रहे, 2024 का बहुत टफ था, हर साल टफ ही रहता है, तो अगर वो ऐसा ही रहे तो जिनका कमज़ोर है उनको तकलीफ हो सकती है। हावेवर देयर इज स्टिल टाइम, लाइफ 4-4.5 महीने मेहनत करो तो निकल सकते हो। तीसरा हेडविंड या अवरोध हो सकता है, आप खुद बीमार हो जाएं, फैमिली में इमरजेंसी, किसी का देहांत हो जाए, कोई बीमार हो जाए और आप उसके चलते मेंटली डिस्टर्ब हो जाएं, तो दीज आर ऑल हेडविंड्स। एक और हेडविंड जो मुझे दिखता है, चिकनी चुपड़ी बात करने वाले मेंढकों द्वारा आपका हनी ट्रैपिंग हो जाए कि 100 टॉपिक्स ये तैयार कर लो, इसके बाद कुछ नहीं पूछेंगे, ये स्किप कर दो, वो स्किप कर दो, जस्ट बिकॉज पिछले 2 साल में इकोनॉमी का ये कंसेप्ट नहीं पूछा है तो आजीवन कभी नहीं पूछेंगे। ऐसा यूपीएससी प्रोफेसर ने इनके घर पे स्टैम्प पेपर लिख के भेजा है। ऐसे ये जो मेंढक निकल आते हैं यूट्यूब पे, तो उनसे बचिए, वो आपका हेडविंड है। इसके अलावा यूपीएससी प्रीलिम्स में आपके खिलाफ 2 और अवरोध यानी हेडविंड्स हो सकते हैं। पहला कि तैयारी गलत दिशा में चली जाए, दूसरा कि आप कैजुअल एटीट्यूड में रहे कि मैंने जितना पढ़ लिया तो मैं ही राजा बन गया हूं और बाकी दुनिया में कोई कंपटीशन में आगे मुझसे तैयारी नहीं कर रहा। इन दोनों से लड़ने के 2 रास्ते होते हैं। तैयारी गलत दिशा में नहीं जा रही है वो देखने के लिए आप पीवाईक्यू देखो, टॉपिक वाइज, जैसे चैप्टर कंप्लीट किया देखो यूपीएससी क्या पूछ रही है। फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं पीवाईक्यू बुकलेट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। जहाँ तक मॉक टेस्ट की बात है, देखिए अनअकैडमी की तरफ से 2 प्रकार के मॉक टेस्ट फ्री में लिए जाते हैं। एक होता है यूसीएससी, वो 1 घंटे में 50 क्वेश्चन की टेस्ट होती है। समझो कि वो जिम में साइकिल चलाने जैसा है, जिसमें आपको स्टेमिना कम लगती है। तो पूरे साल अलग अलग समय पे हर महीने हम लोग ये टेस्ट करते हैं। लेकिन जब आप यूपीएससी प्रीलिम करीब आए तो आपको अपनी ये स्टेमिना, स्ट्रेंथ रियल माउंटेन बाइकिंग में भी चेक करनी चाहिए, क्योंकि जिम में तो एक ही जगह साइकिल है, माउंटेन बाइकिंग करोगे तो कभी पहाड़ उबड़ खाबड़ आए, कभी पेड़ आ जाए, कभी जानवर आ जाए, कभी गड्ढा आ जाए। रियल यूपीएससी प्रीलिम के अंदर भी जो जीएस का पेपर है उसमें 100 सवाल ऐसे ही होते हैं।
कि पहला जियोग्राफी का हो, दूसरा पॉलिटी का हो, तीसरा साइंस का पूछे और 3 में से एक भी नहीं आता हो, फिर अपना ऐसे 20 सवाल जाए, फिर 21वां सवाल आता हो। तो ये प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना चाहिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने चाहिए। तो अनअकैडमी की तरफ से ऐसा फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होते हैं, जैसे प्रीलिम करीब आती है, जिसे हम कहते हैं यूआई पीएमटी, जिसमें 2 घंटे के अंदर 100 सवाल आपने हल करने होते हैं, सारे सब्जेक्ट का सब कुछ पूछा जाता है। अब ऐसी पहली टेस्ट इस एग्ज़ाम सीज़न में ये 26 जनवरी को होने वाली है। रविवार है, सुबह 11 बजे से शुरू होगी और 2 घंटे की टेस्ट 1 बजे तक होगी। इसे आप लाइव दीजिए ताकि ऑल इंडिया आपको रैंक पता चले, और जैसे ही रैंक पता चले तो अपने आप की जो भी कैजुअल एटीट्यूड है आपका कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं राजा हूँ, वो थोड़ा समाप्त हो जाएगा। कम रैंक आए, पीछे रैंक आए तो भी डिमोटिवेट नहीं होना है। अभी भी आपके पास 4 साढ़े 4 महीने हैं जहाँ पर आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो डू पार्टिसिपेट। बाकी इसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी जो लोग 2025 की प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इट इज़ अवेलेबल एट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 14,999। अफोर्डेबल इसलिए क्योंकि इसमें जीएस और सी सेट दोनों के लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट सब कुछ एम्बेडेड है। जो लोग 2026, 27, 28 की भी तैयारी करें तो उनके लिए भी धीरे धीरे हमारे अलग अलग फाउंडेशन बैचेस शुरू हो रहे हैं। वहाँ पर भी आपको सारी एक्सेस मिलती है, एक ही सब्सक्रिप्शन से सब कुछ अनलॉक हो जाता है। ऐसी अनअकैडमी का नेटफ्लिक्स मॉडल है। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्काउंट कोड इज munal.org। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.